फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक सुशासन की अवधारणा को अपनाने वाले आरंभिक वैश्विक संगठनों में से एक था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सुशासन के 8 सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं? पहला है आम सहमति उन्मुख, दूसरा है पारदर्शिता, तीसरा है शिकायत निवारण, चौथा है त्वरित सेवा वितरण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। एक है आम सहमति उन्मुख, 2 है पारदर्शिता। ये 8 सिद्धांतों में से 2 हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1990 के दशक में विश्व बैंक विकासशील देशों के लिए ऋण व्यवस्था में सुशासन की अवधारणा को अपनाने और सामान्य जनता के लिए इस विचार को प्रस्तुत करने वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। 1992 में विश्व बैंक द्वारा शासन और विकास शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में सुशासन की अवधारणा को किसी देश द्वारा अपने विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक संसाधनों को विनियमित करने हेतु शक्ति के उपयोग की विधि या तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया था। सुशासन के 8 सिद्धांत हैं। पहला है भागीदारी। सुशासन की अवधारणा में भागीदारी को प्रत्येक व्यक्ति के लिए संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय अथवा विचारों को अभिव्यक्त करने के एक अवसर के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है विधि का शासन। सुशासन लागू करने के लिए देश में विधिक संरचना को विशेष रूप से मानवाधिकार कानूनों के संबंध में निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए। तीसरा है पारदर्शिता। पारदर्शिता का तात्पर्य है कि सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली और कार्यान्वित की जाने वाली प्रत्येक नीति को मौजूदा विधियों के अनुरूप ही लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा नीति से जुड़ी किसी भी जानकारी तक प्रत्येक व्यक्ति को पहुंच प्राप्त होनी चाहिए, विशेषकर उन लोगों की जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे। इसलिए विकल्प 2 सही हैं। चौथा है अनुक्रियाशीलता। सुशासन हेतु उचित समय के भीतर सभी हितधारकों को सेवा प्रदान करने के लिए प्रभावी संस्थानों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। पांचवा है आम सहमति उन्मुख। यह 5वां सिद्धांत निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। जब निर्णय निर्माण की प्रक्रिया सभी की इच्छाओं को समायोजित नहीं कर सकती है तो कम से कम ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए जिसे सभी स्वीकार कर सके और इससे किसी को क्षति न हो। इसलिए विकल्प 1 सही है। छठा है समानता और समावेशिता। सुशासन समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। यह सभी को अपना कल्याण सुनिश्चित करने और जीवन को बेहतर बनाने के समान अवसर प्रदान करता है। 7वां है प्रभावकारिता और दक्षता। प्रत्येक निर्णय निर्माण प्रक्रिया और इसके लिए उत्तरदायी संस्थानों को ऐसे निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए जो प्रत्येक समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करते हो। सरकार को सामुदायिक संसाधनों का भी सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। और 8वां है जवाबदेही। सुशासन में शामिल सभी संस्थानों को समाज की गुणवत्ता में सुधार के लिए जनता के प्रति पूर्णतः जिम्मेदार होना चाहिए। यद्यपि शिकायत निवारण और त्वरित सेवा वितरण सुशासन की स्थापना के लिए आवश्यक है और इसे सुशासन के 8 स्तंभों के अंतर्गत शामिल किया गया है। हालांकि ये उपयुक्त परिभाषित 8 मुख्य सिद्धांतों में शामिल नहीं किए गए हैं। एक बार फिर से देखते हैं 8 कौन कौन से हैं, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। पहला है भागीदारी, दूसरा है विधि का शासन, तीसरा है पारदर्शिता, चौथा है अनुक्रियाशीलता, 5वां है आम सहमति उन्मुख, छठा है समानता और समावेशिता, 7वां है प्रभावकारिता और दक्षता, 8वां है जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बांध का नाम है और देश का नाम है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो ये आपको बताना है कि ये देश के साथ सही सुमेलित हैं या नहीं है। कौन कौन से सुमेलित हैं? करीबा कहाँ पर है? तो ये है जाम्बिया में।
जबकि देश का नाम रूस दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। असवान मिस्र में है, सही है। तारवेला पाकिस्तान में है, सही है। तो ये 2 सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। असवान बांध मिस्र में नील नदी पर निर्मित किया गया एक प्रमुख बांध है। यह 1970 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यह बाढ़ को नियंत्रित करने, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने और मिस्र के लिए जल विद्युत उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए युग्म 2 सही है। पहला है, जाम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध एक जल विद्युत बांध है। यह अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर निर्मित है। इसका निर्माण 1959 ईस्वी में पूरा किया गया था। यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इसका युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। विश्व के अन्य प्रमुख बांध के बारे में देखते हैं। 3 गॉर्जेस बांध जो कि चीन में है, यह यांगटीसी नदी पर स्थित है। यह स्थापित क्षमता के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। यह 2008 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 22,500 मेगावाट है, जो कि 40 मिलियन घरों को विद्युत प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। इताइपू बांध ब्राज़ील और पैराग्वे में है, ठीक है। यह पराना नदी पर स्थित है। यह स्थापित क्षमता 14,000 मेगावाट है के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। इताइपू बांध कहाँ है? तो ये ब्राज़ील और पैराग्वे है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। 3 गॉर्जेस बांध चीन में है, यांगटीसी नदी पर। हुवर बांध संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह कोलोराडो नदी पर स्थित है, एक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल है। यह अपने आर्ट डेको डिज़ाइन और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। 1936 में पूरा हुआ यह बांध 2080 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। साथ ही यह सिंचाई और पेयजल संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। हुवर बांध ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रांड कुली बांध संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह कोलंबिया नदी पर स्थित है। यह पश्चिमी गोलार्ध में कंक्रीट निर्मित सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। यह 1942 में बनकर तैयार हुआ था। यह 6,809 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है और सिंचाई हेतु भी जल उपलब्ध कराता है। टोकलो-गुल बांध जो कि किर्गिस्तान में है, यह नारिन नदी पर निर्मित है। यह मध्य एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह 1975 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी क्षमता 12,000 मेगावाट है और यह क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोक्तो-गुल बांध किर्गिस्तान में, ग्रांड कुली बांध संयुक्त राज्य अमेरिका, हुवर बांध संयुक्त राज्य अमेरिका, इताइपू बांध ब्राज़ील और पैराग्वे, 3 गॉर्जेस बांध चीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के स्वैच्छिक प्रावधान हैं? पहला है ग्राम मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना करना। दूसरा है ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना। तीसरा है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति का निर्धारण करना। चौथा है किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों, सदस्यों और अध्यक्षों दोनों का आरक्षण प्रदान करना। पांचवा है मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4, 5, ठीक है। पहला इसमें गलत दिया हुआ है, ग्राम मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना करना, ये गलत है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के स्वैच्छिक प्रावधान के अनुसार। बाकी के सभी सही हैं, एक छोड़कर। दूसरा ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना। तीसरा है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति का निर्धारण करना।
चौथा है किसी भी स्तर पर पंचायतों के पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना। पांचवा है मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना करना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का एक अनिवार्य प्रावधान है, इसलिए विकल्प एक सही नहीं है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के स्वैच्छिक प्रावधान को देखते हैं। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना। दूसरा है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति का निर्धारण करना। तीसरा है ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों को मध्यवर्ती पंचायतों में या जिस राज्य में मध्यवर्ती पंचायतें नहीं हैं वहाँ जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। नेक्स्ट है मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। नेक्स्ट है संसद में दोनों आ जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानमंडल में भी दोनों आ जाएंगे के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल विभिन्न स्तरों की पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। सभी स्तरों पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना, इसलिए विकल्प 2, 3, 4 और 5 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मूल रूप से संविधान में स्पष्टतः 2 विशेषाधिकारों अर्थात संसद में अभिभाषण की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार का उल्लेख किया गया था। दूसरा है संसद का हिस्सा होने के बावजूद राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही इसमें दिए गए हैं। मूल रूप से संविधान में स्पष्ट 2 विशेषाधिकारों अर्थात संसद में अभिभाषण की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार का उल्लेख किया गया है, सही है। ठीक है, दूसरा कथन भी सही है, संसद का हिस्सा होने के बावजूद राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये दोनों कथन सही हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट हैं। यह इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावकारिता के लिए आवश्यक है। इन विशेषाधिकारों के बिना सदन न तो अपनी स्वायत्तता, गरिमा और सम्मान को बनाए रख सकते हैं और न ही अपने सदस्यों को उनकी संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी भी बाधा से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते हैं, जो संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। संसदीय विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से उपयोग करते हैं और वे अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं सामूहिक विशेषाधिकार हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं, तो इसे ध्यान से आप लोग सुनिए। इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा दूसरों को इसे प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट प्रकाशित करने की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया गया है। हालांकि यह स्वतंत्रता सदन की गोपनीय बैठक के मामले में लागू नहीं होती हैं। यह अपरिचित या वाना व्यक्तियों को अपनी कार्यवाही में शामिल होने से रोक सकती हैं और कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श हेतु गोपनीय बैठक कर सकती हैं इत्यादि। व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या हैं? तो देखिए, सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित विशेषाधिकार निम्न हैं। उन्हें संसद सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पूर्व तथा समाप्ति के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार केवल दीवानी मामलों में ही उपलब्ध हैं, आपराधिक मामलों या निवारक निरोध के मामलों में नहीं है। दूसरा है, उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। किसी सदस्य पर संसद या
इसकी समितियों में उसके दिए गए वक्तव्य या मत के आधार पर किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्यवाही के नियम एवं अस्थायी आदेश के संचालन से संबंधित है। तीसरा है, वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त हैं। जब संसद सत्र चल रहा हो तो वे न्यायालय में लंबित किसी मामले में साक्ष्य देने और गवाह देने के रूप में पेश होने से इनकार कर सकते हैं। विशेषाधिकारों के स्रोत हैं, देखिए, मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट 2 विशेषाधिकारों अर्थात संसद के अभिभाषण की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार का उल्लेख किया गया है, इसलिए कथन एक सही है। अन्य विशेषाधिकारों के संदर्भ में प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा परिभाषित किए जाने तक ये संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 जनवरी 1950 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इसकी समितियों तथा इसके सदस्यों को प्राप्त अधिकारों के समान होंगे। 1978 के 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन उसकी समितियों और उसके सदस्यों के अन्य विशेषाधिकार संसद द्वारा परिभाषित किए जाने तक वही होंगे जो 20 जून 1979 अधिनियम की धारा 15 के लागू होने की तिथि को थे। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि अन्य विशेषाधिकारों के संदर्भ में समान स्थिति बनी हुई है। दूसरे शब्दों में, संशोधन अधिनियम द्वारा प्रावधान के निहितार्थ में कोई बदलाव किए बिना और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सीधा संदर्भ हटाकर केवल मौखिक परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेमाटोसिस्ट शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ऑप्शन ए है, यह शिकार को पकड़ने और स्वयं के बचाव के लिए निडारियन द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेषता है। ऑप्शन बी है, यह हाल ही में सैलामेंडर की एक नई खोजी गई प्रजाति है। ऑप्शन सी है, यह श्वसन के लिए आवश्यक मानव कोशिका अंग है। ऑप्शन डी है, यह प्राणी जगत का एक संघ है जिसमें राउंड वर्म होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह शिकार को पकड़ने और स्वयं के बचाव के लिए निडारियन द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेषता है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। नेमाटोसिस्ट या सिनिडोसिस्ट सभी में सिनिडारियन की सामान्य विशेषता पाई जाती हैं। ये नेमाटोसाइट या सिनिडोसाइट नामक कोशिका के भीतर एक स्रावी उत्पाद के रूप में गाल्जी उपकरण से उत्पन्न होने वाले बड़े अंग हैं। नेमाटोसिस्ट का उपयोग मुख्य रूप से शिकार को पकड़ने अथवा बचाव करने साथ साथ गमन करने के लिए किया जाता है। जेलीफिश, समुद्री एनीमोन और संबंधित निडारियन जीवों में विद्यमान नुकीले अंग ऐसे महत्वपूर्ण कोशिकीय हथियार हैं जिनका उपयोग शिकार और रक्षा दोनों के लिए किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। निडारियन निडारिया सिलेंटरेटा संघ का एक सदस्य है। इस संघ में 9000 से अधिक जीवित प्रजातियां शामिल हैं। ज़्यादातर समुद्री जीव जैसे कि परवाल, हाइड्रा, जेलीफिश, पुर्तगीज, मैन ऑफ वार, सी एनीमोन, सी पेन, सी ह्वीप्स और सी फाइन आदि निडारियन समूहों में शामिल हैं। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि नेमाटोसिस्ट के अध्ययन से सूक्ष्म चिकित्सीय वितरण उपकरणों के डिजाइन सहित नए नैदानिक विकास हो सकते हैं। फ्रेंड्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।